नमस्कार, मैं कुमार सूरज आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार का टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग निरंतर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस जीएस के प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए हम आप प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हल करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वह क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है उसके अंतर्गत उसके जो अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होते हैं उनकी योजना कौन बनाता है। तो उनकी योजना कौन बनाता है, तो उनकी योजना जो बनाता है वह बनाता है सरकार। जो इसकी योजना होती है इसमें सरकार इसकी योजना बनाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आर्थिक निर्माण, इसका जो आर्थिक निर्णय लिया जाता है वह उपभोक्ता व उत्पादकता के द्वारा ना लेकर किसके द्वारा लिया जाता है, सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं, अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं जब अन्य आगत स्थिर हो तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आयत, जैसे कि आयत का सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगेगी। क्या कहता है, तो क्या कहता है, यह कौन क्या है कि अगर हम किसी आयत का प्रयोग में वृद्धि करते हैं, अगर हम किसी आयत के या वस्तु के प्रयोग में वृद्धि करते हैं, फिर उसकी जब अन्य आगत स्थित हो जाती है, फिर उसकी जब आगत स्थिर हो जाती है या उसका उपयोग स्थिर हो जाता है, तो एक समय के बाद उस स्थिति में आने वाला जो प्राप्त अतिरिक्त आगत होता है उसमें गिरावट आने लगती है। तो वह कौन सा नियम कहता है, क्या ह्रासमान सीमांत नियम, परिवर्ती अनुपात नियम, अल्पकाल या दीर्घकाल। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी, ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम। ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम यह कहता है कि अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं, अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं, फिर उसके बाद जब अन्य आगत स्थिर हो जाते हैं या अन्य आगत स्थिर हो जाते हैं, तो उसमें एक समय के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके प्रयोग में हम वृद्धि करते हैं, एक समय बाद उसकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि इससे आने वाला अतिरिक्त आगत जिसमें गिरावट आने लगती है। तो यह कौन सा नियम सिद्ध कहता है, यह कहता है ह्रासमान उत्पाद नियम। अगला क्वेश्चन का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामलों और उसमें शामिल कानूनों के मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा। तो किसके अंतर्गत पुनर्विचार करेगा, यह है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उनमें शामिल कानूनी मुद्दों पर विचार करेगा। अपीली, अब यहाँ पे बात आती है कि अपीली क्षेत्राधिकार जो है, क्या अपीली क्षेत्राधिकार यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरा क्षेत्राधिकार क्या होता है, तीसरा क्षेत्राधिकार होता है परामर्शी। इसके कितने क्षेत्र होते हैं, इसके 3 क्षेत्र होते हैं। इसमें मामले की जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, क्या होता है, अपीली क्षेत्र का जो पहला क्षेत्राधिकार है वह क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होती है, मामलों की सीधी सुनवाई होती है। क्या, मामलों की सीधी सुनवाई। में क्या होता है, सीधी सुनवाई होती है। किसकी सीधी सुनवाई होती है, मामलों की सीधी सुनवाई होती है। मामलों की सीधी सुनवाई। फिर जो हमारा जो पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है अपीली का, उसमें क्या होता है, मामलों की जो सीधी सुनवाई होती है वह बिल्कुल सीधे तौर पर की जाती है।
फिर आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा क्षेत्राधिकार? अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें मामलों एवं मुद्दों पर पुनर्विचार किया जाता है। क्या होता है? मामलों एवं मुद्दों पर पुनर्विचार। क्या होता है? मामलों एवं मुद्दों पर पुनर्विचार किया जाता है। पुनर्विचार किया जाता है। फिर जो हमारा परामर्शी होता है, जो हमारा परामर्शी क्षेत्राधिकार है, कौन सा क्षेत्राधिकार? परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें राष्ट्रपति को विधि मामलों पर परामर्श होती है। राष्ट्रपति को विधि मामलों पर विधि मामलों पर क्या किया जाता है? परामर्श देना होता है। परामर्श दिया जाता है। तो हमारा जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मामलों उनमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार कर सकता है। किसमें कर सकता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर सकता है। यह अपीलीय क्षेत्राधिकार कितने प्रकार का होता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार कितने प्रकार का होता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शीय क्षेत्राधिकार। फिर यहाँ पे बात आती है जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे मामले या मुद्दे होते हैं, इनकी सीधी सुनवाई की जाती है। कैसे? इनकी सीधी सुनवाई की जाती है। फिर जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत मामलों एवं मुद्दों पर पुनर्विचार। जैसे कोई भी मामला होता है, उस पर पुनः विचार करके उसका फैसला किया जाता है या उन पर पुनर्विचार किया जाता है। फिर जो हमारा परामर्शी आता है, क्या? परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्शी क्षेत्राधिकार में क्या किया जाता है? इसमें होता है कि राष्ट्रपति विधि के मामलों पर राष्ट्रपति को विधि के मामलों पर परामर्श लेना होता है। किससे लेना होता है? राष्ट्रपति से लेना होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई, या 2 वर्ष को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बढ़ाया गया? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बढ़ाया गया था? तो यह बढ़ाया गया था 15वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे। जब अंग्रेजों का शासन चलता था तो वह मद्रास में किस फसल को उगाने के लिए किसानों को मजबूर करते थे? किस फसल को उगाने के लिए करते थे? जूट, चाय, गन्ना या फिर चावल को। तो किस फसल को उगाने के लिए मजबूर करते थे? कहां पर? मद्रास में करते थे। कहां पर? मद्रास में। तो मद्रास में किस फसल को उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करते थे या मजबूर करते थे? तो वह थी चावल की फसल। कौन सी फसल थी? चावल की फसल। चावल की फसल को किसानों का जब शासन चलता था तो मद्रास में चावल की फसल को उगाने के लिए लोगों को या किसानों को अंग्रेज क्या करते थे? मजबूर कर देते थे। फिर यहाँ पे जो गन्ना है, गन्ना कहाँ पर करते थे? गन्ना की फसल को उगाने के लिए यूपी के किसानों को मजबूर करते थे। किसको? यूपी के किसानों को। कौन सी फसल उगाने के लिए? गन्ने की फसल उगाने के लिए। चाय कहां पर उगवाते थे? तो चाय असम के अंदर। कहां पर? असम। चाय कहां पर उगवाते थे? असम में। और जो हमारा जूट है, जूट को कहां पर उगवाते थे? किसको? जूट को कहां पर उगवाते थे? तो जूट को कहां पर उगवाते थे? बंगाल के अंदर उगवाते थे। कहां पर? बंगाल के अंदर। यह सब कौन करता था? तो यह सब कौन करता था? तो यह करते थे अंग्रेज। कौन? इसको कौन करता था? तो इसको अंग्रेज करते थे। और पंजाब में क्या किया जाता था?
यहाँ पे क्या बचा, पंजाब। तो पंजाब के अंदर किसका उत्पादन करवाया जाता था, तो पंजाब के अंदर, पंजाब और महाराष्ट्र के अंदर क्या किया जाता था, गन्ने गन्ने और वो सॉरी कपास और महाराष्ट्र और पंजाब के अंदर कपास, और महाराष्ट्र पंजाब में गेहूं और कपास दोनों थी। देखो यहाँ पे गेहूं और कपास, कपास जो थी, कपास कहाँ पर खेती करवाते थे, कपास की इसकी खेती कहाँ करवाते थे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और कहाँ पर करवाते थे, पंजाब में। कहाँ पर करवाते थे, और इसकी खेती जो करवाते थे कहाँ करवाते थे, पंजाब में, पंजाब में भी इसकी खेती करवाते थे। और पंजाब में क्या करवाते थे, कपास के अलावा गेहूं की खेती, इसकी खेती, गेहूं की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर करते थे, कौन, अंग्रेज लोग। जो अंग्रेजों का जब शासन चलता था, वह कौन सी फसल को, जैसे मद्रास में किस फसल को उगाने के लिए किसानों को मजबूर करते थे, तो चावल की फसल को उगाने के लिए मजबूर किया करते थे। फिर जूट के लिए कहां पर, बंगाल में, चाय असम में, गन्ना यूपी में, और कपास पंजाब में, और कहां पर, महाराष्ट्र में। और पंजाब में क्या करते थे, कपास के साथ में गेहूं की फसल उगाने के लिए भी किसानों को मजबूर करते थे। कौन करता था, तो अंग्रेज करते थे। अगला क्वेश्चन, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया। दिद्दा नाम की एक रानी थी, उसने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 तक अपना शासन किया, तो कौन सा भाग था वह, अवध था, कश्मीर था, सिंध था, या फिर बंगाल था। तो दिद्दा नाम की जो रानी थी, वह कहां पर शासन करती थी, तो वह कश्मीर पर शासन करती थी। कहां पर, कश्मीर पर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ में लगी हुई। उत्तर पश्चिम में भारत की सीमाएं जो हैं, वह किस देश के साथ में लगती है, किसके साथ लगती है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, या फिर पाकिस्तान। तो उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किस देश के साथ में लगती है, तो यह लगती है पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में लगती है। कहां पर है पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में। आइए भारत के जो पड़ोसी देश हैं कितने हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश। यानी भारत की जो सीमा लगती है किसके 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 साथ में, 7 देशों के साथ में। आइए देखते हैं उत्तर में क्या है। सबसे पहले क्या होगा कि उत्तर में किसके साथ में सीमा बनाता है भारत, पाकिस्तान के साथ में। कहां पर बनाता है, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। पाकिस्तान जो है ये कहां पर है, उत्तर पश्चिम में है। और उत्तर में कौन कौन से देश हैं, उत्तर में कौन कौन से देश हैं, उत्तर में कौन कौन से देश हैं, उत्तर में कौन कौन से देश हो जाएंगे, तो उत्तर में हो जाएगा चीन, चीन हो जाएगा, नेपाल और भूटान, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान। दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण में क्या हो जाएगा, श्रीलंका। पूरब में क्या होगा, पूरब में क्या होगा, पूरब में हो जाएगा क्या, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश। और पूरब में, पूरब में हो जाएगा क्या, म्यांमार हो जाएगा। बांग्लादेश कहां पर होगा, दक्षिण पूर्व में होगा। कहां पर होगा, दक्षिण
पूर्व में हो जाएगा क्या, बांग्लादेश। और पूर्व में म्यांमार। पूर्व में क्या होगा, म्यांमार, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि की सीमाएं किस देश के साथ में लगती हैं? उत्तर पश्चिम जो है वहां पर भारत की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? तो वह लगती है पाकिस्तान के साथ में। कहां पर, उत्तर पश्चिम में। कहा उत्तर पश्चिम में किसके साथ में भारत अपनी सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान के साथ में बनाता है। भारत की सीमा पर भारत के उत्तर में स्थित देश कौन कौन से? उत्तर में कौन कौन से देश स्थित है? चीन है, नेपाल है और भूटान हो जाएगा। क्या होगा, चीन, नेपाल, भूटान। ये कहां पर स्थित है? तो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित। भारत के दक्षिण में कौन सा है? तो भारत के जो दक्षिण में है वह श्रीलंका हो जाएगा। क्या होगा, श्रीलंका। और यहाँ पे आती है दक्षिण और पूर्व। कहां पर, दक्षिण और पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है? बांग्लादेश स्थित है। और भारत के पूर्व में म्यांमार देश जो है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन, सतलज तथा काली काली नदी हिमालय के भाग को जाना जाता है, नदियों के बीच स्थित भाग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम, जो सतलज और काली नदियों के बीच में हिमालय स्थित, हिमालय जो है सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या फिर असम हिमालय। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। किस नाम से? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब बात आती है जो कुमाऊं हिमालय है यह किसके बीच में है? तो यह है, जो कुमाऊं हिमालय है यह है सतलज, सतलज तथा काली नदी के बीच में। कहाँ, तथा काली नदी के बीच में। पंजाब हिमालय। फिर आता है असम हिमालय। असम हिमालय जो है वह किन दो नदियों के बीच में स्थित है, या किन दो नदियों के बीच के भाग को असम हिमालय कहा जाता है? तो असम हिमालय किससे कहा जाता है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच को। किस बीच स्थित? तीस्ता और तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। जो असम हिमालय है कहां पर स्थित है? तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। कुमाऊं हिमालय कहां स्थित है? सतलज तथा काली नदी के बीच में स्थित है। अब आता है हमारा नेपाल हिमालय। क्या आता है? अब आता है हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो नेपाल हिमालय काली नदी, किसके बीच? काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच में। किसके बीच में? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। बीच में। अगला कौन सा हिमालय हमारा आता है? अगला जो हिमालय है वह है पंजाब हिमालय। जो पंजाब हिमालय है वह किन नदियों के बीच में स्थित है? तो पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो यह सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। किसके बीच? सिंधु तथा सतलज नदी के बीच। सतलज नदी के बीच में।
सतलज नदी के बीच में। आइए अब एक बार फिर से देखते हैं इसको, क्या है पंजाब हिमालय कहाँ पर स्थित है। जो हमारा पंजाब हिमालय है वह कहाँ पर स्थित है, वह स्थित है सिंधु तथा सतलज नदी के बीच में स्थित है। क्या स्थित है, सतलज और सिंधु, सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, तो पंजाब हिमालय स्थित है। फिर आता है हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहा जाता है। फिर जो कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय जो है उसको किस नदी के बीच के भाग को कहा जाता है, या किस नदी के बीच में स्थित है, तो यह स्थित है सतलज तथा काली नदी के बीच में। यह सतलज या काली नदी के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। फिर जो आता है हमारा असम हिमालय, यह तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग है। अगला क्वेश्चन, आलू टमाटर और बैंगन तीन विभिन्न वर्ग स्पीसीज है, परंतु वे किस वंश जीन्स के अंतर्गत आते हैं, वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं या किस जीन्स के अंतर्गत आते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं, सोलेनम, पैंथरा, फेलिस या टाइग्रिस, तो किसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सी फसलें, आलू टमाटर और बैंगन, ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं, तो यह आती हैं सोलेनम जीन्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, सोलेनम जीन्स के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले बतने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ा, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं, जो सबसे बनने वाला है, बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं। तो सबसे पहले जो प्राथमिक जाइलम तत्व बनता है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रोटोजाइलम। क्या, प्रोटोजाइलम कहा जाता है, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नेरेस फेरेटिमा केचुआ तथा हेरोडेनियरिया रक्त चूसक जोंक किस संघ के उदाहरण है, जो हमारा केचुआ है या किस संघ का उदाहरण है, या हेरी हेरोडेनेरिया यानी कि उसे हम क्या कह सकते हैं, रक्त चूसने वाला जोंक, तो यह किस संघ के अंतर्गत आता है, क्या सेलेंट्रेटा, एलेनिडा, एस्केला, स्केल मिन्थीस या आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। तो जो हमारा केचुआ है यह किसके अंतर्गत आता है, दोनों यह आते हैं संघ एनेलिडा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव में ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है, मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है यह किसके द्वारा होती है, घुटकी के द्वारा, घुटकी के द्वारा, कंठ के द्वारा, मज्जा के द्वारा या कंठच्छिद्र के द्वारा। तो जो मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है यह किसके द्वारा उत्पन्न होती है, यह उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा। किसके द्वारा, कंठ के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में वाक तंतु लगभग लंबे होते हैं, पुरुषों में जो वाक तंतु पाए जाते हैं वह लगभग कितने लंबे होते हैं, तो कितने लंबे होते हैं, 10 mm, 20 mm, 30 mm या फिर 40 mm के होते हैं। तो पुरुषों में पाए जाने वाले वाक तंतु जो होते हैं कितने mm के होते हैं, यह होते हैं 20 mm के होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है, जो हमारी ब्यूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स, बोत्सवाना, इनमें से अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारों एवं क्षारकों क्षारकों के और विलयन के होते हैं, क्षारकों और विलयन के होते हैं। तो कौन कौन से द्रव होते, क्या होता है, किसमें किस विलयन के होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, लवणों के होते हैं या फिर लोहे के विलयन के होते हैं। तो जो विद्युत चालन द्रव अम्ल क्षारकों के होते हैं तो या किन लवणों के होते हैं, किन विलयन के लवणों के होते हैं, तो या लवणों के विलयन के बने होते हैं, किसके, लवणों के विलयन में होते हैं। अगला क्वेश्चन, दुधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है, दुधिया मैग्नीशियम जो है उसमें कौन सा क्षारक पाया जाता है, कौन सा क्षार पाया जाता है, तो क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो
जो दुधिया है, दुधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? वह पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, यह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें वनों को लगाया जाता है जहां पर वन पहले से मौजूद थे और उनको नष्ट कर दिया गया था? तो वहां पर फिर से वनों लगाने को क्या कहते हैं? पुनर्नवीनीकरण। क्या कहते हैं? पुनर्नवीनीकरण। पुनर्नवीनीकरण कहते हैं। ये वनों को क्यों नष्ट किया जाता है? तो इनको, जहां पर वन होते हैं उनको, वनों को काटकर जलाने के काम में ले लिया जाता है और वहां की भूमि पर क्या किया जाता है? कृषि किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। इस प्रकार करने वाली खेती को क्या कहते हैं? वनों को काटकर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। तो जब वन को काटकर वहां पर खेती की जाती है, फिर से वहां पर वन लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है पुनर्नवीनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, सोडियम की खोज किसने की थी? सोडियम की खोज किसने की थी? तो सोडियम की खोज किसने की थी? तो सोडियम की खोज की थी हम्फ्री डेवी ने। सोडियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने की थी। अब जब हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज की तो इसकी खोज कब की थी? तो इसकी खोज 1807 में। कब? 1807 में। सोडियम की खोज किसने की थी? इसकी खोज हम्फ्री डेवी ने की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब की थी? 1807 में इसकी खोज। फिर हमारे जो आते हैं विलियम हेनरी फॉक्स। विलियम हेनरी फॉक्स ने किसकी खोज की? तो इन्होंने किसकी खोज की थी? कैलोटाइप नामक, इन्होंने एक कैलोटाइप नामक फोटोग्राफी, कैलोटाइप नामक एक फोटोग्राफी की खोज की थी। फोटोग्राफी की खोज की थी। किसने की थी? विलियम हेनरी फॉक्स ने। कब की थी? तो कब की थी इसकी खोज? इसकी खोज की थी 1841 में। कब? 1841 में की थी। फिर देखते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किसकी खोज की? जे थॉमसन जी जो हैं इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने की थी। कब की थी? तो 1897 में। कब? 1897 में। फिर कार्ल्स बेंज ने किसका आविष्कार किया? तो इंजन से चलने वाली कार। किसका आविष्कार किया? इंजन से चलने वाली कार। इंजन से चलने वाली कार का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था कार्ल्स बेंज ने किया था। कब किया था? इंजन से चलने वाली कार का जो आविष्कार किया गया वह कब किया गया? तो वह कब किया गया था? यह जो आविष्कार किया गया था तो किया गया था 1885। कब? 1885 में इसका आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू? सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला देश कौन सा है? वह देश कौन सा है? क्या यूएसए है, कनाडा है, यूके है या फिर फ्रांस है? तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? वह हो जाएगा फ्रांस।
सबसे पहले जीएसटी किसने लागू की थी? तो सबसे पहले लागू की थी फ्रांस ने। ऑप्शन डी बिल्कुल लागू हो, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों किया था? क्यों किया गया? क्यों किया था? करों की चोरी रोकने के लिए। क्यों? करों की चोरी रोकने के लिए। चोरी रोकने के लिए। करों की चोरी रोकने के लिए। सबसे पहले जब फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया तो कब लागू किया था? तो इसने लागू किया था 1954 में। कब? 1954 में लागू। कब जीएसटी लागू की थी फ्रांस ने? 1954 में लागू की थी। भारत में कब लागू हुई? भारत में जीएसटी कब लागू हुई? तो भारत में जो जीएसटी लागू हुई थी वह लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। भारत में कब लागू हुई जीएसटी? तो भारत में लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को लागू। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।